ये वाला बैच जो होगा वो किस किस एग्जाम को टारगेट करेगा, तो मैं एग्जाम के नाम बता देता हूं। जैसे आपका यूपीएससी प्रीलिम्स वाला एग्जाम होता है, ठीक है ना। यूपीएससी में जैसे आपका आईएएस वाला एग्जाम हो गया, सीडीएस वाला एग्जाम हो गया, एनडीए वाला एग्जाम हो गया, इन सब एग्जाम के लिए आपके बेनिफिशियल होगा। इसके बाद स्टेट पीसीएस के एग्जाम, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मान के चलो आप यूपी से हो, आप बिहार से हो, बीपीएससी एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आप हरियाणा से हो, आप वेस्ट बंगाल से हो, ठीक है ना, पंजाब से हो, आप इन सब में काम करेगा ये, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि तो जो पीसीएस जे का एग्जाम देते हैं, जुडिशरी वाली लाइन में जो होते हैं, उनके एग्जाम में भी ज्योग्राफी आती है, बट वर्ल्ड कम इंडियन ज्योग्राफी का काफी ठीक ठाक पोर्शन रहता है प्रीलिम्स में, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। यानी पीसीएस जे की भी बात करेंगे तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, ठीक है ना, और नेट जेआरएफ का, आपका नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है। स्टेट पीसीएस की अगर मैं बात करूंगा तो 2019 से बैच आना शुरू हुए थे, और 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस वीडियो है, आप देखना 12 से 13 क्वेश्चंस बैच से आए हुए हैं, तो एनालिसिस वीडियो देख सकते हो आप। ज्योग्राफी स्पेशल 6 बैच है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया बैच है पता नहीं क्या पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे, ट्रस्ट वाली बात नहीं है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर नेट जेआरएफ का भी लगभग 2 से 3 स्टूडेंट ने लास्ट ईयर एग्जाम निकाला था, उनका मैंने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट भी किया था, विद उनका रिजल्ट कार्ड सब कुछ है। एमपी से थे वो 2 स्टूडेंट जो थे जिन्होंने नेट जेआरएफ निकाला था, वो ज्योग्राफी फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे। यूट्यूब के कमेंट काफी छोटे हो गए, जूम कर दो थोड़े, ठीक है। तो इन एग्जाम को हम लोग टारगेट करेंगे। अब इन एग्जाम को जो सिलेबस होगा इसके लिए वो कौन कौन से मतलब चैप्टर होंगे आपके या यूनिट होंगे, तो ध्यान से सुनना। सिलेबस का पीडीएफ आप ऐप से डाउनलोड कर लोगे, पूरा सिलेबस है, और सिलेबस इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ज्योग्राफी का पेपर फर्स्ट और ज्योग्राफी का पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का सिलेबस आपके सामने होगा वहां पे, ठीक है। अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है, और इस सिलेबस में मेनली रहेगा क्या क्या वो मैं आपको बता देता हूं। टॉपिक्स पीडीएफ में लिखे हुए हैं। आपका सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा, यानी दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी, और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें एनवायरमेंट रहेगा, और आगे अगर मैं बात करूंगा तो जैसे ब्रीफ स्टडी जब हम करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, इस बार और अच्छे से कराएंगे। इसमें थॉट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एनवायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज डिटर्मिनिज्म, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिज्म, पर्यावरणवाद क्या है, निश्चयवाद क्या है, संभाव्यवाद क्या है, इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें लास्ट वाले बैच में कराया, बट इस बार और अच्छे से कराएंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी भी रहेगा इसमें, बायो ज्योग्राफी भी रहेगा इसमें, आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी रहेगा इसमें। और इसके साथ साथ जैसे आपने पोस्टर पे भी देखा होगा, मैंने मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो लास्ट मेरा बैच आया था ज्योग्राफी 5 बैच, उस बैच से मैंने शुरुआत कर दी है। जो मेंस के क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले उसमें करता क्या हूं मैं, क्लास में आने के बाद क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा और फिर उसको एक्सप्लेन किया। एक डेमो वीडियो ऐप पर पड़ा हुआ है, आप उसमें देख सकते हो, और उस डेमो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो अगर मैं बात करूंगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, अगर मैं बात करूंगा तो वो कन्वर्जेंट बाउंड्री पे नहीं पाया जाता, बट डाइवर्जेंट बाउंड्री पे पाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है पूरा मैंने समझाया उसमें, कि न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो मेंस के क्वेश्चंस जो होंगे वो लगभग लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट करेंगे, और ये टोटल मेंस वाले क्वेश्चंस उठाएंगे, और इसके साथ प्रीलिम्स के भी होंगे क्वेश्चंस, बट मेंस वाले पे ज्यादा करेंगे। मेंस वाले जो होंगे वो आपके टॉपिक में ही इंक्लूडेड होंगे, जबकि मैपिंग की अगर मैं बात करूंगा तो मैपिंग और आपका प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने हर सैटरडे को इसमें 50 क्वेश्चंस की सीरीज की शुरुआत की थी, वो कंटिन्यू रहेगी आपकी। लास्ट के सैटरडे वाले दिन क्या होगा, इसमें आपके 50 क्वेश्चंस प्लस मैपिंग, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके। बीच बीच में अगर कभी कोई जरूरी काम लग गया तो ऐसा चांस पड़ जाता है कि क्लास ऑफ हो गई, वरना मैंने इसको कराना शुरू कर दिया है, ठीक है। डेमो वीडियो मेरे करीब 10 से 12 डेमो वीडियो ऑलरेडी इस पर पड़े हुए हैं, यूट्यूब पर भी हैं, ऐप पर भी हैं, अच्छे से आपको बताया। एनवायरमेंट फ्री में भी कराया था मैंने वो 1 साल पहले, बट इस बार इसको अपडेट करा देंगे क्योंकि कई बच्चों के लिए फिर अपडेट का फायदा हो जाएगा। तो ये तो है सिलेबस कौन सा रहेगा, और ये क्वेश्चंस का मैंने आपको बताया, डेमो वीडियो भी पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि केवल वो डेमो वीडियो है, आपका अगर कोई साथी है किसी बैच में पढ़ा हुआ है तो आप उससे फीडबैक ले सकते हो। ये था हमारा एग्जाम को किस किस को टारगेट करेगा, और ये सिलेबस कौन कौन से एग्जाम कैसे कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे।
मैपिंग की अगर मैं बात करूंगा तो मैपिंग में मैंने स्टेट वाइज मैपिंग कराई हुई है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के बारे में पूरा बताया है। राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से माउंटेन है राजस्थान में, कौन कौन से वहां पर मैदानी भाग हैं, गुजरात में कौन कौन से मैदानी भाग हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, वो सब कुछ मैंने वहां पर कंप्लीट कराया हुआ है। गुजरात का अलग और विद मैप कराया हुआ है। गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, आपका नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो गुजरात जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सबको कंप्लीट कराया है। बात क्लियर है यहां तक? तो यहां पे स्टेट वाइज मैपिंग भी आपको मिल रही है, क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस पर वीक के हिसाब से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बैच का जो कंप्लीट सिलेबस होगा, कम से कम आप एक मानकर चलो आपकी 150 से 160 क्लासेस होंगी। ओके, ये तो था जो पिछले बैच में मैंने कराया था। अब आप लोग लगातार बोलते थे कि सर एनसीईआरटी एनसीईआरटी, इस बार मैं कुछ और नया करूंगा इसमें, क्योंकि अब जो क्लास होंगी वो कल से डिजिटल बोर्ड पे चलना शुरू हो जाएंगी, तो फिर हम लोगों को क्वेश्चंस लगाने में भी आसानी रहेगी। अब करना क्या है, जैसे मानकर चलो मैंने आपको एक यूनिट कंप्लीट कराई क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है ना। जैसे ही क्लाइमेटोलॉजी यूनिट कंप्लीट होगी तुरंत एनसीईआरटी रीडिंग करा देंगे इसकी साथ के साथ। ये बात आपके लिए न्यू हो जाएगा एक तो ये भी न्यू है, और एक क्वेश्चंस वाला जो पार्ट है ये भी एकदम न्यू है। इस पे हमें और अच्छे से फोकस करना है, जिससे कि आपके अंदर का जो एक डाउट रहता है कि अभी मैंने सब कुछ तो पढ़ लिया बट एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो भूल जाओ इस चीज को। टॉपिक वाइज कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। 9th की पढ़नी है, 10th की पढ़नी है, वो आपका काम नहीं है। क्योंकि एक चीज बता दूं, जब आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी लाइन में जाने वाले होते हो ना, तो वहां पे पर्टिकुलर एक बुक काम नहीं करती, सिंगल बुक काम नहीं करती, और ना ही सिंगल क्लास की एनसीईआरटी काम करनी। किसी बुक में कोई टॉपिक अच्छा दे रखा है, किसी में कोई टॉपिक अच्छा दे रखा है, तो जहां जो टॉपिक सही दे रखा है उसी एनसीईआरटी, उसी क्लास की एनसीईआरटी को उठाकर इसकी बुक रीडिंग करा देंगे। आगे बात समझ में? और जब आप पूरा थ्योरी क्लाइमेटोलॉजी की ऑलरेडी क्लास में कंप्लीट कर चुके होगे, तो भाई एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा क्यों माना जाता है? तो इसमें एनसीईआरटी में जो मेंस में लिखने के लिए जिन वर्ड का हमें यूज करना होगा, वो वर्ड्स इसमें एज अ लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से उसमें तरासे हुए होते हैं। तो फिर जब आप पूरा यहां पे सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे एक यूनिट का, जब उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठ रहे हो, तो आपको वो वर्ड समझ में आएंगे। हर टीचर की अपनी अपनी अप्रोच होती है, बट मेरा मानना यह है कि पहले हमें उस टॉपिक के बारे में पता होगा, तो फिर एनसीईआरटी की लैंग्वेज और अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रखा होता है, बहुत लंबा सिलेबस दे रखा होता है। एनसीईआरटी की केवल और केवल बेसिक्स और उसकी लैंग्वेज का खेल होता है, जिस लैंग्वेज को आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। तो जब सब कुछ पढ़ लोगे, उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग भी लगा देंगे। क्वेश्चंस की सीरीज और मैपिंग की सीरीज आपको सैटरडे को चलेगी। 150 से 160 क्लास का सिलेबस मैंने आपको बताया है। कम से कम मानकर चलो आपका 4 to 5 मंथ सिलेबस चलेगा, और जिस दिन बैच आपका एंड हो जाएगा उस दिन से लेकर कम से कम 3 से 4 महीने तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। तो आपको ये वाला जो बैच है वो कम से कम आप ये मानकर चलो लगभग 9 to 10th मंथ तक आप एक बैच के साथ स्टडी कर पाओगे प्रॉपर। हाँ जी, तो ये आपका लगभग 9 to 10th मंथ तक आपका पूरा सिलेबस चलेगा। 2 से 3 क्लास बड़े मजे से, प्यार से, विद रेस्पेक्ट क्लास करो। अच्छा लगे बैच परचेज करो। ओके, आपको लगे कि हाँ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है। अब मैंने बताया आपको क्लाइमेटोलॉजी की यूनिट आज हमें शुरू करनी है, तो सबसे पहले हम लोग यही सीखेंगे, व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजी एंड व्हाट इज क्लाइमेट। हेडिंग डालो जल्दी से, क्लाइमेटोलॉजी, हिंदी में लिखोगे आप जलवायु विज्ञान। ओके, नोट्स की अगर आपकी डिमांड है तो नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। वैसे मैं ऑफलाइन की तरह बोलकर लिखाता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो मुझे लगता है कि आपको लिखना चाहिए, साथ के साथ अपने नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि उसमें आप क्या करोगे ना, छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ना, उन पॉइंट को भी आप मेंशन करोगे। ओके, फीस कितनी है? फीस अब इतना सब कुछ 150 से 160 क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा, और पर डे क्लास जो होगी आपकी, मिनिमम क्लास जो होगी वो 1 घंटे 15 मिनट की होती है। और क्यों होती है वो भी मैं ईमानदारी से बता देता हूं। क्लास का टाइमिंग 1.5 घंटे का ही होता है। मैं कभी 5 मिनट लेट हो गया, कभी 8 मिनट लेट हो गया, तो इस चक्कर में एवरेज आप ये मानकर निकाल लो, तो लगभग आप ये मानकर चलो कि आपका सिलेबस होगा वो 180 आवर्स के समथिंग अबाउट तो बैठ जाना चाहिए। ठीक है, मिनिमम इतना रहेगा। उसके बाद 6 बैच आ गए। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि भाई स्टूडेंट बार बार कह रहे सर ये टॉपिक पढ़ाओ, और कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिर वो मतलब 10-5 घंटे उसके ऊपर ही चल जाते हैं। खैर, ये तो था आपका 15 मिनट का डिस्कशन कि क्या क्या हम कंप्लीट करने वाले हैं, कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। मैं हमेशा एक बात समझाता हूं, किसी से भी पढ़ो, पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, बेहतर पढ़ो। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किससे पढ़ रहे हो, लेकिन 2-3 डेमो देखो। जब
जब आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ इस बात में, बोले हाँ भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बैच परचेज करो। फिर कोई जरूरत नहीं है जल्दबाजी करने की। हेडिंग डालो, अब सिलेबस को शुरू करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, हाँ जी देखो जल्दी से। क्लाइमेटोलॉजी बहुत ध्यान से समझना, अच्छे से पढ़ना। यूट्यूब वालों प्लीज कोई भी फालतू कमेंट नहीं, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद में विनोद और जेसीबी के बारे में बात कर लेंगे। ओके चलो, सबसे पहली बात, क्लाइमेटोलॉजी जो है ये है क्या? हिंदी में इसको कहा जाता है जलवायु विज्ञान। ठीक है ना, हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? जलवायु विज्ञान कहा जाता है। आपने क्लाइमेटोलॉजी में स्टडी किसकी करनी है? तो आपका आंसर क्या होगा? आप इसमें स्टडी करोगे किसके बारे में? तो आपका आंसर होगा स्टडी ऑफ क्लाइमेट। ओके, स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड इट्स कंपोनेंट। क्लाइमेट एंड इट्स कंपोनेंट, आप किसकी स्टडी करोगे इसमें? तो आपका आंसर होगा, आप इसमें पढ़ते हो किसके बारे में? जलवायु और इसके घटकों का अध्ययन। जलवायु और इसके घटकों का अध्ययन। ओके, यही क्या है? जलवायु विज्ञान है। बहुत ध्यान से समझना, एक एक वर्ड को पकड़ना है हमें, एक एक वर्ड को समझना है। ठीक है, जलवायु और इसके घटकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? आपका आंसर क्या होगा? क्लाइमेटोलॉजी कहलाएगा। अब बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा वेदर। ठीक है ना, वेदर मतलब हिंदी में कहा जाता है इसको मौसम। इसके बाद फिर एक वर्ड होता है सीजन, इसको क्या कहा जाता है? ऋतु कहा जाता है। वेदर हो गया, सीजन हो गया, फिर एक तीसरा वर्ड आता है जिसे कहा जाता है क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है वो भी सिखाएंगे आज। क्लाइमेट यानी कि जलवायु। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं। वेदर का मतलब क्या होता है? पल भर में बदल जाना। आगे बात समझ में? ब्रेन स्विंग जैसे होने लगता है ना कभी कभी, यही सब मौसम है। इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मानकर चलो मंडे था, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मंडे को क्या हुई? हाई रेनफॉल हुई, दिल्ली में पानी भर गया और आपके यहां पे भी काफी झमाझम रिमझिम बारिश हुई। मंडे को रेनफॉल हुई। ट्यूसडे को क्या हुआ? तो ध्यान से समझना, ट्यूसडे को क्या हुआ? ट्यूसडे को टेम्परेचर बढ़ गया, थोड़ा सा सफोकेशन हो गया, उमस हो गई। और मानकर चलो वेडनेसडे को क्या हुआ? वेडनेसडे को हाई स्टॉर्म की कंडीशन बन गई, यानी कि वेडनेसडे को क्या हुआ? तूफान आ गया। तो मेरी एक बात समझना, ये कौन से मंथ की बात कर रहा हूं मैं? मानकर चलो मैं जून की बात कर रहा हूं। अब जून की अगर हम बात करेंगे तो सीजन तो एक ही है, कौन सा? समर सीजन। आगे बात समझ में? भाई ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु है। लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है? अब इसमें हो रहा है, मंडे को क्या हुआ? रेनफॉल हुई। तो ऐसा तो है नहीं कि 48 घंटे तक लगातार वर्षा हो रही है और पता चला कि 5 दिन से वर्षा बंद ही नहीं हो रही। अरे बारिश होगी, उसके बाद बंद भी होगी, कितनी देर बाद? 2 से 3 घंटे बाद। वो रेयर केस होते हैं कि मुंबई जैसे हालत बन जाते हैं, पर बात को समझना। मंडे को क्या हुआ? रेनफॉल हुई। सीजन तो क्या है? सीजन तो समर ही है, बट रेनफॉल हुई मंडे को। बात क्लियर है? चलो, 2 से 3 घंटे रेनफॉल हुई, बंद हो गई। ट्यूसडे को टेम्परेचर हाई रहा। अब टेम्परेचर हाई रहेगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि 24 घंटे तक टेम्परेचर बना रहेगा, टेम्परेचर कम भी होगा। बात क्लियर है? वेडनेसडे को क्या हुआ? तूफान आ गया। भाई तूफान आ गया तो तूफान क्या आता ही रहेगा? नहीं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ये बंद हो जाएगा। तो आप एक चीज देख रहे हो कि यहां पे सीजन तो फिक्स है। कौन सा सीजन है? समर सीजन है। बट ये क्या हो रहा है? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से हो क्या रहा है? हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि हमारे वायुमंडल में क्या हो रहा है? हमारे वायुमंडल में ये एक इंस्टेंट चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एक इंस्टेंट चेंज हो रहा है, यानी कि क्षणिक परिवर्तन हो रहा है। बारिश होती है, 2 घंटे बाद बंद हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ता है, रात को कम हो जाता है। तूफान आता है, कुछ देर बाद कम हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर में जो एक इंस्टेंट चेंज हो रहा है, इसी को क्या कहा जाएगा? वेदर कहा जाएगा।
आगे बात समझ में? इंस्टेंट चेंज जो हो रहा है इसी को क्या कहा जाएगा? इंस्टेंट चेंज जो हो रहा है इसी को क्या कहा जाएगा? विनोद पढ़ ले। इंस्टेंट चेंज जो हो रहा है इसी को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा वेदर। समझ आया नहीं आया? एक बार कमेंट करो। एटमॉस्फेयर में होने वाला जो इंस्टेंट चेंज है इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा, ध्यान से समझना, इसको क्या कहा जाएगा? इसको वेदर कहा जाएगा। बात क्लियर है? क्या कहा जाएगा? इसको वेदर कहा जाएगा। तो डेफिनेशन फिर क्या हुई इसकी? डेफिनेशन जो होगी प्रॉपर वो क्या होगी? देखो भाई प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू चीजों से मुझे नफरत होती है, इरिटेशन होती है। प्लीज पहले पढ़ो, बाद में लास्ट में मौज मस्ती करेंगे। पढ़ाई जरूरी है यार, ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए जो देश में आज हालात चल रहे हैं इनसे भी। तो मौसम क्या होगा? इंस्टेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर। इंस्टेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर यानी कि हिंदी में बोलोगे आप क्या? वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। ये कितनी देर के लिए प्रभावी होगा? तो एवरेज अगर आप मानकर चलोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हो 3 से 5 घंटे के लिए इसमें जो चेंज होगा। बात क्लियर है? अब सीजन क्या होगा? मेरी बात को सुनना, मैंने कहा मंडे को रेनफॉल हुई लेकिन ट्यूसडे को नहीं हुई। ध्यान से सुनना, कमेंट मत करो तो मैं कसम है बंसी वाले की, अगर किसी ने भी विनोद वगैरह का कमेंट किया तो। मैंने कहा आपसे मंडे को क्या हुई? रेनफॉल हुई। और यही रेनफॉल अगर फिक्स हो जाए कि भाई जब जून का महीना होगा, जब जून का महीना आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब जून का महीना आएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी? जब जून का महीना आएगा तो बारिश होगी ही होगी। अब यह भी एक प्रकार का चेंज है बट फिक्स है, साइक्लिक है, फिक्स है और इसका ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है। कितने महीने तक? तो आपका आंसर होगा लगभग 4 महीने तक। तो जब ये एटमॉस्फेयर में होने वाला चेंज फिक्स और साइक्लिक ऑर्डर में जब होने लगता है तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सीजन। दोनों में अंतर समझ में आया नहीं है? एक बार हाँ या ना कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। साइक्लिक एंड फिक्स्ड, साइक्लिक एंड फिक्स्ड चेंज इन एटमॉस्फेयर। ओके, हिंदी में कहा जाएगा वायुमंडल का चक्रीय और निश्चित परिवर्तन क्या कहलाएगा? ऋतु कहलाएगा। कितने सीजन होते हैं? 4 सीजन होते हैं। कौन से होते हैं? बाद में पढ़ेंगे। बात क्लियर है यहां तक? दोनों वर्ड में अंतर समझ आया? थैंक यू। चलो अब बात आती है सर क्लाइमेट की। क्लाइमेट क्या है? ठीक है ना, क्लाइमेट है क्या? तो क्लाइमेट जो है ये है क्या? तो आपका आंसर होगा ये है एवरेज ऑफ वेदर एंड सीजन, एवरेज ऑफ वेदर एंड सीजन ऑफ एनी प्लेस अप टू या फिर आप ऐसे लिख लो एनी प्लेस, और कब तक का? लास्ट 32 ईयर। हिंदी में भी लिखता हूं मैं इसको। जलवायु क्या है? तो आपका आंसर होगा जलवायु एक प्रकार का औसत है। किस किस का? तो आपका आंसर होगा मौसम का और किसका? ऋतु का। मौसम और ऋतु का औसत कब तक का? पिछले 32 वर्ष तक का। पिछले 32 वर्ष तक का जो होगा इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को जलवायु कहा जाएगा। तो हमें यहां से एक बात और समझ में आती है, ध्यान से समझना, हमें एक बात और समझ में आती है यहां से कि जो वेदर है, वेदर जो है वो क्या है? इंस्टेंट चेंज है, ड्यूरेशन कम है इसकी। आगे बात समझ में? वहीं क्लाइमेट जो है वो क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? क्लाइमेट मैंने बताया पिछले 32 साल का आपको एवरेज निकालना होगा। अब इसमें किस किस चीज का आप एवरेज निकालोगे? भाई क्लाइमेट इतना तो समझ में आ गया कि क्लाइमेट क्या है? एवरेज है, वेदर का एवरेज है, मतलब कि एक लंबे समय के मौसम और जलवायु का औसत जो होता है इसको क्या कहा जाता है? लंबे समय के
लंबे समय के मौसम और जलवायु के औसत का, जलवायु और किसका, लंबे समय की मौसम और ऋतुओं का औसत क्या कहलाएगा, जलवायु कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? चलो अब बात आती है कि क्लाइमेट जो है, क्या क्लाइमेट किसी सिंगल पॉइंट पर डिपेंड करता है? क्या क्लाइमेट सिंगल पॉइंट पर डिपेंड करता है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। तो क्लाइमेट के अंदर मतलब क्लाइमेट किसका प्रोडक्ट है? तो आपका आंसर होगा क्लाइमेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर, लैटिट्यूड, ठीक है ना, टेम्परेचर, लैटिट्यूड, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर, आगे बात समझ में, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करेगी। तो आपका आंसर क्या होगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे, आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कि किसी भी स्थान की जो क्लाइमेट होगी वो किस पर डिपेंड करेगी। क्लाइमेट के फैक्टर अफेक्टिंग कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो याद रखना, क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन, क्लाइमेट किस पर डिपेंड करेगा, क्लाइमेट्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और इसी को हम टेम्परेचर न कहकर हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहेंगे इंसोलेशन, सूर्यातप, मतलब कितना सूर्य का प्रकाश आ रहा है वहां पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मानकर चलो मैं इक्वेटर की बात करता हूं तो इंसोलेशन ठीक ठाक होगा, मैं पोल्स की बात करूंगा तो कम होगा। यहां का क्लाइमेट कैसा हो गया, आपका आंसर होगा ट्रॉपिकल। यहां का क्लाइमेट कैसा होगा, आपका आंसर होगा पोलर। यहां का क्लाइमेट ट्रॉपिकल, यहां का क्लाइमेट पोलर। तो किसकी वजह से ये चेंज आया, तो आपका आंसर होगा इंसुलेशन की वजह से। ओके, सूर्यातप। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश। मेरे भाई एक बात बताओ, इक्वेटर कैसे, इक्वेटर का लैटिट्यूड कैसा होता है, लो। पोल्स का लैटिट्यूड कैसा होता है, हाई। बात क्लियर है? तो हम ये बोलेंगे कि लो लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड पर क्या होता है, वेरिएशन आता है। किस किस चीज में, तो आपका आंसर होगा टेम्परेचर में। तो फिर लैटिट्यूड जो होंगे ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखना, लैटिट्यूड पर एक ही, लैटिट्यूड पर एक ही क्लाइमेट होगा। सेम लैटिट्यूड रिप्रेजेंट सेम क्लाइमेट, एक समान अक्षांश एक समान जलवायु को निरूपित करेगा या उसको प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इंसुलेशन कैसा होगा, सेम होगा। इसके बाद फिर और किस पर डिपेंड करता है क्लाइमेट, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इन द सेंस, मेरी बात को ध्यान से समझना, इसको कहा जाता है, टोपोग्राफी को कहा जाएगा स्थलाकृति। इस पर क्लाइमेट डिपेंड करेगा या नहीं, आपका आंसर होगा बिल्कुल करेगा। कैसे भाई, एक बात बताओ, मैं मान लेता हूं कि ये हिमालय माउंटेन है और इधर क्या पड़ता है, साइबेरिया। तो एक बात बताओ, जो साइबेरिया है यहां से ठंडी हवाएं आने की कोशिश करती हैं। अब ट्रोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर है यहां पे हिमालय, हिमालय क्या करता है, इनको आने ही नहीं देता, इनको क्या कर देता है, रिट्रीट हो जाता है इनका, यहां से वापस लौट जाती है। तो क्या टोपोग्राफी ने यहां की क्लाइमेट को इफेक्ट किया, बिल्कुल किया। आगे बात समझ में, तो टोपोग्राफी भी इफेक्ट करती है। इंसुलेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, लैटिट्यूड हो गया, टोपोग्राफी हो गई। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी। आगे बात समझ में भाई, जहां पर ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होगी वहां की क्लाइमेट कैसा होगा, वहां का क्लाइमेट जो होगा वेट क्लाइमेट होगा, आर्द्र जलवायु होगी। और जहां ह्यूमिडिटी लो है, जहां जलवाष्प कम है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर, ऐसी कंडीशन में वहां क्या होगा, ऐसी कंडीशन में वहां पर ड्राई क्लाइमेट हो जाएगा। जैसे राजस्थान का क्लाइमेट थार डेजर्ट है, ड्राई क्लाइमेट हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। ये कुछ पॉइंट हैं जिन पर क्लाइमेट क्या करता है, डिपेंड करता है। बात क्लियर है, जिन पर क्लाइमेट क्या करता है, डिपेंड करता है। अब मैंने आपको पूरा समझा दिया व्हाट इज क्लाइमेट, व्हाट इज वेदर। बात क्लियर है यहां तक? अब एक पॉइंट और समझते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, फिर मैं आपको माइक्रो क्लाइमेट समझाता हूं। जल्दी से कमेंट करके बताओ। बिल्कुल रवि, बेनिफिशियल है, जब तो मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। हाँ जी, यूट्यूब वालों कमेंट करके बताओ जल्दी से, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। ह्यूमिडिटी नहीं जानते, ह्यूमिडिटी का मतलब आर्द्रता, नमी होना। ह्यूमिडिटी समझ नहीं आ रहा तो वाटर वेपर लिख लो। हाँ जी, जल्दी बताओ इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। गोविंद शर्मा, सुप्रभात मेरे भाई।
आदित्य कुमार नमस्ते भाई। मैं पूछ रहा हूं इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? सबसे बड़ी बात, विवेक नाम से ही कमेंट आ रहा है गर्म है। इंडिया का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है, ठीक है। अब एक पॉइंट समझो यहां पे, मैंने आपसे क्या कहा कि क्लाइमेट इतने स्ट्रक्चर जो बताए, मैंने कहा इन पर डिपेंड करता है। और एक पॉइंट और समझा हमने कि सेम क्लाइमेट फाउंड एट सेम लैटिट्यूड। ओके, हिंदी में क्या बोलेंगे हम? हिंदी में बोलेंगे समान जलवायु, ठीक है ना, समान जलवायु समान अक्षांश पर पाई जाती है। बात को समझना जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, समान जलवायु समान अक्षांश पर पाई जाती है, ये वाली बात हमने सीखी। ओके, अब हम सीखते हैं व्हाट इज माइक्रो क्लाइमेट, ठीक है ना। माइक्रो क्लाइमेट क्या है इसको सीखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने बताया कि किसी भी स्थान की अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट क्या है भाई? क्लाइमेट लगभग 32 ईयर का एवरेज निकालते हैं हम कि ये यहां पर कंडीशन रही है। टेम्परेचर कितना रहा है? बोले पिछले 32 साल का जो एवरेज है वो एवरेज यहां का रहा है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बात समझ में? अब टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है, पिछले 32 साल का टेम्परेचर काफी हाई रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? यहां का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है। बात क्लियर है यहां तक? ध्यान से समझना, एक पॉइंट ध्यान से समझना। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब क्या होगा? मानकर चलो इंडिया का क्लाइमेट मैंने बताया कैसा, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, लेकिन कुछ प्लेस ऐसे हैं इंडिया में, जैसे एग्जांपल के तौर पर मसूरी वाला क्षेत्र हो गया। आगे बात समझ में? इंडिया के क्लाइमेट के लिए मॉनसूनी हम क्लाइमेट यूज कर रहे हैं, बट मॉनसूनी क्यों हमने यूज किया? क्योंकि वहां रेनफॉल होती है मॉनसून के कारण। अब एक बात बताओ, क्या लद्दाख में रेनफॉल होती है मॉनसून के कारण? नहीं होती। तो वो वहां की टोपोग्राफी के कारण उसके अंदर चेंज आया। जब किसी भी एक बड़े क्लाइमेटिक रीजन में, आगे बात समझ में, वहां की टोपोग्राफी के कारण, वहां पर पाए जाने वाले लेक के कारण, वहां पाए जाने वाले वेजिटेशन के कारण जब चेंज आ जाता है तो ऐसे क्लाइमेट को माइक्रो क्लाइमेट कहा जाता है। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं माइक्रो क्लाइमेट इज अ सबसेट ऑफ क्लाइमेट? भाई किसी भी रीजन का एक क्लाइमेट है तो उसी के अंदर क्या होगा? मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि माइक्रो क्लाइमेट एग्जिस्ट इन अ क्लाइमेटिक रीजन, हाँ या ना? भाई कह सकते हैं ना हम। मैंने आपको क्या बताया, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल दिया मैंने, दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर मैं यूएसए की बात करूंगा तो यूएसए का पूरा क्लाइमेट अलग है। वही न्यूयॉर्क में काफी ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स होने के कारण और हाई डेंस बिल्डिंग होने के कारण वहां पर टेम्परेचर और ज्यादा रहता है। तो फिर न्यूयॉर्क का जो क्लाइमेट होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, किसके? पूरे के पूरे यूएसए के क्लाइमेट से। तो फिर न्यूयॉर्क के क्लाइमेट को क्या कहा जाएगा? न्यूयॉर्क के क्लाइमेट को कहा जाएगा क्या? आपका आंसर होगा न्यूयॉर्क के क्लाइमेट को कहा जाएगा माइक्रो क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर एक, ठीक है ना, पर्टिकुलर एक रीजन में क्या होगा? कुछ टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर के कारण चेंज आया। आगे बात समझ में? मैं लिखता हूं यहां पे माइक्रो क्लाइमेट का मतलब क्या होगा? व्हेन, हम इसको ऐसे लिखेंगे, इन क्लाइमेटिक रीजन, इन क्लाइमेटिक रीजन some conditions are changed in climatic region, या in climate region some condition are changed due to mountain, लेक, या फिर आप कह सकते हो और क्या, बिल्डिंग्स। देन क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया, ठीक है ना, देन क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया कॉल्ड क्या? देन कॉल्ड माइक्रो क्लाइमेट।
कॉल्ड माइक्रो क्लाइमेट। आगे बात समझ में? मैंने क्या लिखा है इसमें? तो मैंने यहां पे आपको बताया है कि कोई भी एक जलवायु क्षेत्र है, हिंदी में भी लिखता हूं मैं, जलवायु क्षेत्र में क्या होगा, ध्यान से समझना। जलवायु क्षेत्र में पर्वत, झील, इमारतें, इमारतों के कारण क्या हो जाए, पर्वत, झील और इमारतों के कारण क्या हो जाए, तो आपका आंसर होगा इन सब के कारण कुछ परिवर्तन हो। किसमें? जलवायु में कुछ परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसको सूक्ष्म जलवायु कहा जाएगा या इसको माइक्रो क्लाइमेट कहा जाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। आप खुद बताओगे फिर मैं उसको समझाऊंगा। मानकर चलो दो स्थान है, यहां पर ये काफी वेजिटेशन है, इसमें वेजिटेशन भी लिखना, वनस्पति भी लिखना इसमें, ठीक है। देखो ध्यान से, ये काफी यहां पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ओके। और यहां पे ये ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स है, स्नाइपर्स हैं, स्काई स्नाइपर्स हैं, ये काफी ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं यहां पे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। बताओ टेम्परेचर कहां का ज्यादा रहेगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। टेम्परेचर कहां ज्यादा रहेगा? महेंद्र साक्य, आपका कमेंट पढ़ लिया मैंने। वो 3 क्लास डेमो क्लास थी, उनको हटवा दिया जाएगा, आज से पहली क्लास है। टेम्परेचर ज्यादा कहां का होगा? सिंपल सी बात है, टेम्परेचर जो होगा वो यहां का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो ये बिल्डिंग्स हैं ये क्या करेंगी, ये हीट को एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगी। यहां पर हीट को ये एब्जॉर्ब कम करेंगी या ज्यादा करेंगी? ये ऊष्मा का अवशोषण कम करेंगी या ज्यादा करेंगी? तो आपका आंसर होगा ये ऊष्मा का अवशोषण करेंगी ज्यादा। और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम करते हैं। यहां टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। आगे बात समझ में? और यहां टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा। पेड़ पौधे कहां पे ज्यादा होते हैं? रूरल एरिया में, ठीक है ना। कहां ज्यादा होते हैं? रूरल एरिया में, यानी कि ये हो गया ग्रामीण क्षेत्र। आगे बात समझ में? और ये कौन सा हो गया, तो आपका आंसर होगा ये होगा अर्बन एरिया, यानी ये हो गया शहरी क्षेत्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर देखो छोटे मोटे लेवल पर ये चीजें काम नहीं करती, बड़े लेवल की बात हो रही है। तो जहां पर एक प्लेन एरिया होगा उसकी अपेक्षा जो एक हाई डेंस अर्बन एरिया होगा वहां का क्लाइमेट जो होगा, अब इसका जो क्लाइमेट होगा इससे अलग होगा थोड़ा सा या नहीं होगा? तो फिर इसको क्लाइमेट ना बोलकर इसी को कहा जाएगा माइक्रो क्लाइमेट। इसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा माइक्रो क्लाइमेट, जो यहां का क्लाइमेट होगा। और इस इफेक्ट को कहा जाएगा अर्बन आइलैंड इफेक्ट, अर्बन आइलैंड इफेक्ट ऑन क्लाइमेट। इसको क्या कहा जाएगा? अर्बन आइलैंड इफेक्ट ऑन क्लाइमेट। बताओ माइक्रो क्लाइमेट वर्ड समझ में आया या नहीं आया? सच सच बताना, मजाक नहीं। हाँ जी, हाँ जी ब्रो, जल्दी जल्दी बताओ। समझ आया पूरा या नहीं? माइक्रो क्लाइमेट क्या है? आप यूं भी तो कह सकते हो मौसम और सीजन में, जैसे हमने 32 साल की बात को क्या कहा, 32 साल तक का एवरेज निकाल कर क्लाइमेट नाम दिया, क्योंकि वो एक बड़ा चेंज हो रहा था। छोटा मोटा जो चेंज होगा उसको क्या कहा जाएगा? जो छोटा मोटा चेंज होगा उसी को क्या कहा जाएगा? माइक्रो क्लाइमेट कहा जाएगा। आगे बात समझ में? क्लाइमेट और माइक्रो क्लाइमेट में क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस पूरे के पूरे एरिया का क्लाइमेट कैसा है, मानकर चलो मॉनसूनी क्लाइमेट है, बट यहां टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि वेल्डिंग्स ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब ज्यादा की, इमिट कम की इन्होंने। आगे बात समझ में? तो जब इन्होंने क्या किया, सॉरी, हीट दिन में ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे फिर इमिट करेंगे रात को, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ये पूरे के पूरे एरिया का क्लाइमेट एक ही था, बट यहां टेम्परेचर कुछ ज्यादा था।
तो इसको माइक्रो क्लाइमेट कहा जाएगा। अब तक मैंने क्या क्या वर्ड सिखाया आपको? वेदर, रिपीट करता हूं मैं, व्हाट इज वेदर? इंस्टेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर, बात क्लियर है। सीजन, साइक्लिक एंड फिक्स चेंज इन एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट, एवरेज ऑफ सीजन एंड वेदर अप टू 32 ईयर, वो क्या कहलाएगा? क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट, तो आपका आंसर क्या होगा? इन एनी क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है, एनी क्लाइमेटिक रीजन। पहले ही हमने क्लियर कर दिया कि जलवायु क्षेत्र है पहले से ही। जब इस जलवायु क्षेत्र में सम कंडीशन आर चेंज ड्यू टू वेजिटेशन, माउंटेन, लेक और बिल्डिंग्स, देन इट इज नोन एज माइक्रो क्लाइमेट। 4 वर्ड बताए, चारों वर्ड में डिफरेंस समझ आया? एक बार कमेंट में हाँ लिखो, नहीं आया तो ना लिखो, जो भी है बताओ जल्दी से। सोहन का कमेंट आ रहा है सर यूट्यूब पर डेली क्लास चलता है। मेरे भाई डेली तो नहीं चलता, लेकिन हाँ लगभग 15 दिन में तो लाइव आ ही जाता हूं मैं, हर महीने तो लाइव आता ही हूं, और बाकी भी वीडियो हैं तो आप काफी टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। अभी 2 से 3 दिन कंटिन्यू रहेगा। ओके, समझ में आए 3 से 4 वर्ड जो मैंने बताया आपको? दीपेश का कमेंट आ रहा है बिल्कुल समझ आया। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू थैंक यू। यहां तक वर्ड क्लियर है, चलो वेरी गुड। हेडिंग डालो चलो जल्दी से। अब इस यूनिट का सिलेबस, बुक का भी नाम बताऊं? मुझे पता है कमेंट करके कह रहा था ये बुक नहीं बताएंगे क्योंकि उसी बुक में से देख के पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना 11th क्लास का, ठीक है, और बुक पढ़ लेना इसमें जिसको मतलब बुक का शौक हो, होता है कभी कभी शौक। डीएस लाल की काफी अच्छी बुक आती है, डीएस लाल वाली बुक आती है काफी अच्छी, और ये पर्टिकुलर क्लाइमेटोलॉजी की है, इतनी मोटी बुक है। बाकी महेश वनवाल, डीआर खुल्लर, ये तो कॉमन सी बुक है, इनमें कुछ भी नया नहीं मिलने वाला आपको, अब जो है वो मार्केट में चल चुका है। डीएसएल लाल की बहुत अच्छी बुक है, इतनी मोटी बुक है, केवल क्लाइमेटोलॉजी की। इस यूनिट के लिए सबसे अच्छी बुक है ये वाली। 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना ये दोनों। अब देखो ध्यान से, सिलेबस की बात करते हैं इसमें। सिलेबस में सबसे पहला जो आपका चैप्टर होगा, बहुत ध्यान से 2 मिनट में सिलेबस और समझ लो इस यूनिट का, फिर मैं एटमॉस्फेयर पे आ जाऊंगा। सबसे पहले आप सीखोगे इसमें किसके बारे में? तो आपका आंसर होगा, आप सीखोगे इसमें एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। एटमॉस्फेयर के बाद फिर आप इसमें सीखोगे किसके बारे में? तो आपका आंसर होगा इंसुलेशन, हिंदी में कहा जाएगा इसको सूर्यातप। इंसुलेशन के बारे में, और आप पढ़ोगे इसमें किसके बारे में? इंसुलेशन के साथ साथ सीधा लिख देता हूं मैं, इंसुलेशन एंड हीट बजट, कितनी एनर्जी कहां से आई कहां गई, ठीक है ना। ऊष्मा बजट, जैसे ही ये ऊष्मा बजट पूरा हो जाएगा फिर आप पढ़ोगे किसके बारे में? एयर प्रेशर, कहां ज्यादा है प्रेशर, कहां कम है। एयर प्रेशर एंड एयर प्रेशर बेल्ट, हिंदी में कहा जाएगा इसको वायुदाब और वायुदाब पेटी, वायुदाब और वायुदाब पेटी। इसके बाद फिर आप पढ़ोगे नेक्स्ट एयर सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन के बारे में पढ़ोगे आप। एयर सर्कुलेशन का क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि वायु का क्या होना, संवहन होना, लगातार उसका सर्कुलेशन होना। इसमें आप सेल्स के बारे में पढ़ते हो, जैसे आपने सुना होगा हेडली सेल के बारे में सुना होगा, फेरल सेल के बारे में सुना होगा, पूरा का पूरा सर्कुलेशन आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद फिर आप पढ़ोगे विंड्स के टाइप, पवने, पछुआ पवने कौन सी होती हैं, और फिर आप पढ़ोगे पछुआ पवनों के बाद पछुआ पवने कौन सी होती हैं, व्यापारिक पवने कौन सी होती हैं, इस क्या नाम है। उसके बाद फिर आप पढ़ोगे स्थली समीर, जली समीर, ये सब क्या है। विंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इन द सेंस क्या होगा, हिंदी में कहा जाएगा इसको क्या, वृष्टि। इसके बाद फिर अगला चैप्टर जो होगा वो आपका होगा प्रेसिपिटेशन में के बाद जो अगला चैप्टर होगा वो होगा आपका साइक्लोन।
साइक्लोन में करंट से अपडेट कराएंगे, पूरा अम्फन साइक्लोन बताएंगे इसमें, और हाँ वर्ल्ड मैप से समझाएंगे, आपने सीखा नहीं होगा अभी वर्ल्ड मैप से, और साइक्लोन की थ्योरी भी कराएंगे। साइक्लोन एक तो ये होता है कि आपका जो जीएस स्पेशल वाले बैच में वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है, और ये वाला साइक्लोन वो होगा जो कम से कम आपका 3 दिन तक लगातार क्लास में कंप्लीट होगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको सीखोगे। जैसे आज भी मैंने ज्योग्राफी 5 बैच में कराया था ब्लॉक माउंटेन, वो आज की पूरी क्लास में ब्लॉक माउंटेन हुआ है, उसके दोनों सिद्धांत कैसे बना, व्हाट इज की स्टोन एंड की स्टोन हाइपोथेसिस, ग्रेवन एंड रिफ्ट वैली में डिफरेंस, ऐसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके चलो, बुक का नाम बता दिया मैंने, बुक ले लो, पढ़ना शुरू कर दो, और मैं आगे भी बताता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बुक का नाम बताने मुझे। मेरे कॉन्सेप्ट, मेरा समझाना वो सब कुछ अलग होता है, बुक में केवल थ्योरी होती है, तो मैं क्यों ना बताऊं बुक। मैंने कभी इस चीज पे सोचा नहीं, मेरे सोशल अकाउंट पे एक स्टूडेंट का कमेंट था, इसलिए मुझे लगा कि बुक बतानी चाहिए। साइक्लोन में अम्फन साइक्लोन भी कराया जाएगा, अलग अलग इसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लाउड्स, यानी कि बादल। बादल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है, पूरा पढ़ोगे आप। इसके बाद फिर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, हिंदी में कहा जाएगा वायुमंडल स्थिरता, इसको भी पढ़ोगे आप। वायुमंडल स्थिरता, वायुमंडल स्थिरता जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी फिर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड के क्लाइमेटिक रीजन, विश्व के जलवायु क्षेत्र, और इसमें आप किस किस के बारे में पढ़ोगे, कोपेन का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है ना, प्रवार्था का क्लासिफिकेशन हो गया, इन सब के मतलब अलग अलग क्लाइमेट से रिलेटेड थ्योरीज दी गई हैं, इनको आप पढ़ोगे, और इसको मैं कराऊंगा विद मैप, वर्ल्ड मैप पे कराऊंगा, और वो भी बिना डिजिटल बोर्ड के, आता है बनाना अपने को। इसको हम वर्ल्ड मैप पे कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है ना, क्लाइमेटिक चेंज और कौन कौन से एक्ट बने हैं इससे रिलेटेड, ये हो जाएगा आपका करंट का टॉपिक। इसके बाद फिर आपका ये यूनिट हो जाएगी फिनिश, और एक यूनिट लगभग ओशिनोग्राफी ज्योग्राफी 5 बैच में शुरू हुई थी, और मुझे अंदाजे के शायद वो 1 महीने के करीब चली थी। ये जैसे ही यूनिट फिनिश हो जाएगी फिर एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी रीडिंग और मेंस के क्वेश्चंस, एक यूनिट का पार्ट है, ठीक है ना। एक यूनिट का ये पूरा का पूरा सिलेबस है, सिलेबस को अच्छे से देख लो, समझ लो, ये पता होना बहुत जरूरी होता है। कि देखो मैं शुरू करने के लिए मैं डायरेक्ट टॉपिक शुरू कर सकता था, आज का टॉपिक वायुमंडल, बट जब तक आपको यही नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है, आगे क्या है, सिलेबस पूरा आपके सामने है, आपको मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इंसुलेशन पढ़ा रहा हूं तो आप पहले ही हीट बजट भी पढ़ना शुरू कर दो, एयर प्रेशर और बेल्ट भी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता है ये सब कुछ पढ़ाया जाने वाला है। फिर मैं जब क्लास में पढ़ाने आऊंगा आपको और अच्छे से समझ आएगा। आगे बात समझ में, आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं इन सब चीजों को पढ़ाऊंगा तो। और इसमें इसलिए और बता देता हूं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं पढ़ाते टाइम पता चला माइंड से टॉपिक स्किप कर गया, एयर सर्कुलेशन की बजाय मैंने ये शुरू कर दिया, तो स्टूडेंट ध्यान लगा देते, बोले सर ये छूटा हुआ है। चलो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सिलेबस की ऐप पे है, पता चल जाएगा कितने टॉपिक लिखे हुए हैं उसमें, कम से कम टॉपिक होंगे उसमें 150 से 200 के करीब, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा हुआ। अगर किसी को लग रहा है कि जो मेंस में या प्रीलिम्स में टॉपिक पूछा जाता है वो आपने बताया नहीं है या उसमें नहीं है, वो टॉपिक बता देना, मैं अपडेट करा दूंगा उसको पीडीएफ में। हेडिंग डालो जल्दी से एटमॉस्फेयर, और एक बार मुझे डेफिनेशन कमेंट में लिख दो, फिर मैं शुरू करता हूं। एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? हाँ जी, एटमॉस्फेयर है क्या? संजीव का कमेंट आ रहा है कितने दिन में फिनिश हो जाएगा? संजीव 1.5 घंटे की समथिंग अबाउट क्लास चलेगी, कम से कम 5 महीने तो मान लो आप, 5 से 6 महीने का टाइम लग जाता है, और 8 महीने का भी टाइम लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सिलेबस को उड़ाने की कोशिश नहीं करता। हालांकि कुछ स्टूडेंट कमेंट करने लग जाते हैं कि कितना कमेंट करने लग जाते हैं कि सिलेबस लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक पूरे होने चाहिए। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल,
देखो एटमॉस्फेयर है क्या, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग ऑफ गैसेस, सराउंडिंग ऑफ गैसेस held to the earth by gravity of earth, या डायरेक्ट ग्रेविटी लिख दो, ठीक है, समझ आ रहा है विनोद? सराउंडिंग ऑफ गैसेस हेल्ड टू द अर्थ बाई ग्रेविटी, हिंदी में लिखा जाएगा इसको गुरुत्व के कारण, गुरुत्व के कारण पृथ्वी के चारों ओर, गुरुत्व के कारण पृथ्वी के चारों ओर स्थित क्या, चारों ओर स्थित गैसों का आवरण, चारों ओर स्थित गैसों का आवरण, ये क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। मतलब मेरा ये है कि अगर समझो ध्यान से, ये है अर्थ, ये है अर्थ, इसके चारों ओर क्या है, एटमॉस्फेयर है। अभी एटमॉस्फेयर कहां तक इफेक्टिव है, तो आपका आंसर होगा इस वाले एरिया को क्या कहा जाएगा, जो ब्लैक से मैं बना रहा हूं, ये मानकर चलो ग्रेविटी एरिया हो गया। तो ये ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी क्या करेगी, इन गैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए रखती है, बांधे रखती है। आगे बात समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल की जो गैसेस हैं, ये वायुमंडल की गैसेस यहीं पे क्यों बनी हुई है, यहां से भाग क्यों नहीं रही, तो आपका आंसर होगा किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटी। बात क्लियर है? किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व के कारण। अब बात आती है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है ना, मेन पॉइंट यहां से समझने का है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ वायुमंडल का। तो ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करेंगे। मेरे भाई शुरुआत में आप सभी लोगों को पता होगा कि शुरुआत में था क्या, ठीक है, शुरुआत में था क्या, पूरा का पूरा अर्थ जो था, ओके, इतना छोटा, थोड़ा बड़ा बनाइए अर्थ को। अब इसको समझना है, अर्थ को, इस पे रहना थोड़ी है, जो 8x8 का बनाना है, समझना है भाई, फालतू दिमाग नहीं चलाते, पढ़ते हैं चुपचाप। शुरुआत में अर्थ क्या था, एक फायरबॉल की तरह था भाई, सन से स्प्लिट हुए पार्ट है जिनको क्या कहा गया, इनर प्लेनेट कहा गया। धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ। बात क्लियर है? अर्थ के अंदर क्या है, एनर्जी है, और लगातार अर्थ किस कंडीशन में है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कि लगातार अर्थ क्या होगी, कूलिंग की कंडीशन में होगी। बात क्लियर है? अर्थ लगातार ठंडी हो रही थी। तो कब की बात है ये, आज से लगभग 3.5 से लेकर 3.4 बिलियन ईयर एगो, बिलियन ईयर एगो, आज से लगभग 3.5 से लेकर 3.4 बिलियन वर्ष पहले, बिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बना। कैसे बना, इस बात को समझना। क्या हुआ, कूलिंग ऑफ अर्थ, कूलिंग ऑफ अर्थ स्टार्ट हुआ। क्या, ध्यान से समझना, पृथ्वी जो है, पृथ्वी का शीतलन प्रारंभ हुआ, पृथ्वी का शीतलन क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, पृथ्वी का शीतलन प्रारंभ हुआ। बहुत ध्यान से समझना, जब पृथ्वी का शीतलन प्रारंभ हुआ, मैं बड़ा बना देता हूं, जब पृथ्वी का शीतलन प्रारंभ हुआ तो इससे हुआ क्या, जो सबसे आउटर लेयर थी अर्थ की, ठीक है ना, जब कूलिंग हुई तो जो आउटर लेयर थी अर्थ की, ध्यान से सुनना, ये आउटर लेयर जो थी ये कैसी हो गई, ये पहले ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद हार्ड हो गई। ओके, ये ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद कैसी हो गई, ये हार्ड हो गई, आउटर लेयर। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या हुआ था, ध्यान से सुनना, आउटर लेयर जो थी, आउटर लेयर वॉज कूल्ड एंड हार्ड।
जो बाह्य परत थी, बाह्य परत क्या हुई, ठंडी और कठोर हो गई। वायु परत, बाह्य परत जो थी ठंडी और कठोर हुई। बात क्लियर है। और जब ये आउटर लेयर हार्ड एंड कूल्ड की कंडीशन में आ गई तो इसी को क्या कहा गया, कॉल्ड क्रस्ट, कॉल्ड क्रस्ट ऑफ अर्थ। क्लियर है। इसको क्या कहा गया, इसको भूपर पर्टी कहा गया। बहुत ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप, प्रॉमिस पूरा समझ आएगा, समझा के जाऊंगा। इसको क्या कहा गया, क्रस्ट ऑफ अर्थ कहा गया। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, अर्थ के क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, किससे, तो आपका आंसर होगा वही कूलिंग ऑफ अर्थ, क्रस्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब बेशक ऊपर क्रस्ट का फॉर्मेशन हो चुका था, यहां पर तो अभी भी एनर्जी थी इसके अंदर। आगे बात समझ में, यहां पर क्या थी, एनर्जी थी। तो क्रस्ट का फॉर्मेशन तो हो गया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमें क्या समझना है, अब ये एनर्जी क्या करेगी भाई, एनर्जी हमेशा हाई टू लो क्या करेगी, मूव करेगी। यहां की एनर्जी तो कम हो चुकी है, यहां की एनर्जी हाई है, ये एनर्जी यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, एनर्जी इन द सेंस मैग्मा। अब क्या हुआ, एनर्जी, अब ये क्रस्ट क्या कर रही थी, क्रस्ट, क्रस्ट अपोज द इमिशन ऑफ एनर्जी, क्रस्ट अपोज द इमिशन ऑफ एनर्जी। और ये क्रस्ट ऐसा क्यों करेगी, तो ध्यान से समझना भाई, जो भूपर पर्टी है या क्रस्ट है, ये क्रस्ट क्या करेगी, ये ऊर्जा के उत्सर्जन का, ऊर्जा का उत्सर्जन इसने क्या किया, बाधित किया या रोका, या ऊर्जा उत्सर्जन का इसने विरोध किया, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होने दिया। जब एनर्जी निकलने की कोशिश कर रही है, ये हार्ड पार्ट क्या कर रहा है, इसको क्या कहा गया, क्रस्ट। ये क्रस्ट वाला पार्ट क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, क्रस्ट वाला पार्ट इसको निकलने नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल ऐसे समझ लो, आपके पास एक बैलून है, ओके, आपके पास एक बैलून है, आपके पास एक गुब्बारा है, और आप क्या कर रहे हो, उसमें एयर डालते जा रहे हो, एयर डालते जा रहे हो, और आउटर लेयर जो है उसकी, वो उस एयर को बाहर नहीं आने दे रही, तो क्या होगा, गुब्बारा फूलना शुरू कर देगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो जब ये एनर्जी बाहर निकलने की कोशिश करेगी, क्रस्ट निकलने नहीं देगी, तो इससे क्या होगा, एक्सपेंडिंग ऑफ अर्थ। तो जहां फर्स्ट नंबर पे क्या हुआ, क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, वहीं सेकंड नंबर पे क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ अर्थ। क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ अर्थ। यानी फिर पृथ्वी क्या करने लगी, फूलने लगी, पृथ्वी का विस्तार होने लगा। क्या होने लगा, पृथ्वी का विस्तार होने लगा। अभी एटमॉस्फेयर बनेगा, पूरा सिखाएंगे, दोबारा समझो। मैंने बताया आपको कि लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, पृथ्वी ने ठंडा होना शुरू किया। जब पृथ्वी, इससे पहले क्या थी, एक आग का गोला, सूर्य जो था, सूर्य में से निकले हुए भाग थे, फायरबॉल की तरह थे ये सब। जब पृथ्वी ने ठंडा होना शुरू किया तो इसके बाद क्या हुआ, आउटर लेयर वॉज कूल्ड एंड हॉट। बाह्य परत जो थी ठंडी हुई, और बाह्य परत किस में बदल गई, क्रस्ट में। यानी सबसे पहले क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, डायरेक्ट आपको ऐसे ध्यान में रखना है, सबसे पहले क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, उसके बाद फिर अर्थ ने क्या किया, अर्थ के अंदर एक्सपेंशन शुरू हुआ, सेम लाइक अ बैलून, गुब्बारे की तरह। उसने क्या किया, गुब्बारे की तरह इसने फूलना शुरू किया। बात क्लियर है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, यह बहुत मजेदार है, देखो। अब देखो ध्यान से, थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ध्यान से सुनना। जब ये एनर्जी ने ज्यादा प्रेशर किया, तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, एनर्जी बाहर निकली, और इसी को क्या कहा गया, वॉल्केनिज्म कहा गया। वॉल्केनिज्म स्टार्टेड इन अर्थ। पृथ्वी में क्या हुआ, तो आपका आंसर होगा थर्ड स्टेप में, पहले तो पृथ्वी ने फूलना शुरू किया। अरे बिल्कुल ऐसे समझ लो मेरे भाई, जब आप एक बैलून में लगातार आप उसमें एयर भरते जाओगे तो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा, एक लिमिट के बाद फिर वो क्या करेगा, जहां से कमजोर भाग होगा वहीं से बाहर निकलना शुरू कर देगा। तो ये एनर्जी जो थी, इसी एनर्जी ने क्या करना शुरू कर दिया, तो मानकर चलो यहां पे थोड़ा बहुत क्रस्ट कमजोर था, तो यहीं से फिर इसने क्या किया, यहीं से इसने ऐसे निकलना शुरू कर दिया। इसी को क्या कहा गया, इसी को कहा गया वॉल्केनिज्म।
ठीक है ना, इसी को क्या कहा गया, वॉल्केनिज्म कहा गया। पता चला यहां से भी कुछ भाग जो था, यहां से भी ऐसे निकलना शुरू हो गया। बात क्लियर है ना? ये क्या हुआ, यहां पे वॉल्केनिज्म हुआ, यानी पृथ्वी में ज्वालामुखी क्रिया हुई, पृथ्वी में ज्वालामुखी क्रिया हुई। बात क्लियर है? जब पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी क्रिया हुई तो ध्यान से समझना मेरी बात को। अब दो स्टेप में पढ़ेंगे हम, इसमें इमिशन किस किस चीज का हुआ। जब ज्वालामुखी क्रिया हुई ना तो बाहर क्या निकला, ज्वालामुखी क्रिया में एक तो मैग्मा बाहर निकला, और क्या बाहर निकला, तो आपका आंसर होगा मैग्मा के साथ साथ और क्या बाहर निकला इसमें से, तो आपका आंसर होगा मैग्मा के साथ साथ इसमें बाहर निकला वाटर वेपर, और क्या बाहर निकला इसमें से, CO2 बाहर निकला, और क्या निकला, हाइड्रोजन सल्फाइड बाहर निकला। इतनी चीजों की हमें क्या होगी, जरूरत होगी। तो एटमॉस्फेयर में इस वाले अर्थ के इनिशियल एटमॉस्फेयर जो था अर्थ का, इसमें सबसे पहले क्या मौजूद था, हाइड्रोजन। हल्की थी तो वो सबसे ऊपर जा चुकी थी, यानी फर्स्ट एटमॉस्फेयर किसका था, हाइड्रोजन का था। अब इसमें से क्या होता गया, ध्यान से समझना, जैसे ही वॉल्केनिज्म हुआ, वॉल्केनिज्म से जितनी गैसेज निकली वो सभी की सभी गैसेज यहीं की यहीं रुक गई, यहीं के यहीं वो गैसेज रुकती चली गई। किसके कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण। इन गैसों में जो हल्की गैस थी वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, जो भारी गैस थी वो नीचे की तरफ रहती चली गई। तो इससे क्या हुआ, फिर एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। आगे बात समझ में? तो मेरा कहने का मतलब यह कि जो गैसेज हैं वो आई कहां से हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, अर्थ के अंदर से आई है। अब जो मैग्मा बाहर निकला था, इस मैग्मा के कठोर होने से क्या हुआ, इस मैग्मा के कठोर होने से किसका फॉर्मेशन हुआ, सील्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सील्ड क्या है, तो जस्ट लाइक अ वॉल्केनिक प्लेट्यू, ये क्या है, प्लेट्यू है, एक प्रकार का पठार है। इसमें क्या क्या था, तो यहां पर जितने भी मिनरल्स थे, इसके अंदर क्या थे, मिनरल्स, इसके अंदर क्या थे, मिनरल्स। जितने भी मिनरल्स थे वो सभी के सभी मिनरल्स वॉल्केनिज्म होने पर क्या हुआ, बाहर की तरफ आकर इस सील्ड में जमा हो गई। आगे बात समझ में? तो इस सील्ड में क्या पाया जाएगा, इसमें पाए जाएंगे क्या, हाई रिजर्व ऑफ मिनरल्स। इसमें क्या पाया जाएगा, हाई रिजर्व ऑफ मिनरल्स। अब अगर आपसे यह पूछा जाता है व्हाट इज सील्ड, तो आपका आंसर क्या होगा, सील्ड इज लाइक अ प्लेट्यू ऑफ मिनरल्स। सील्ड क्या है, तो खनिजों का पठार है। सील्ड में क्या पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सील्ड का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर, सील्ड का एग्जाम्पल होगा, जैसे आपने सुना होगा, आपने एक नाम सुना होगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। आगे बात समझ में, छोटा नागपुर प्लेट्यू। बात क्लियर है? आपने क्या सुना होगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। बात क्लियर है? छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर हम बात करेंगे तो वहां हाई रिजर्व मिलते हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या कह सकते हो, छोटा नागपुर प्लेट्यू को आप कह सकते हो कि वो भी एक प्रकार का क्या है, सील्ड है। आगे बात समझ में, उसको क्या कहा जाएगा, सील्ड कहा जाएगा। सेम ऐसे ही कैनेडियन सील्ड आपने सुना होगा, कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में। ब्राजीलियन सील्ड कहां पर है, साउथ अमेरिका में। तो जो मैग्मा बाहर निकला था, इस मैग्मा से किसका फॉर्मेशन हुआ, आपका आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ सील्ड। किसका फॉर्मेशन हुआ, सील्ड का फॉर्मेशन हुआ। और जो वाटर वेपर था ये कहां पहुंच गया, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में पहुंच गया, ये मतलब पृथ्वी के चारों ओर जलवायु क्या नाम है, जलवाष्प जो थी वो फैल गई। टेम्परेचर तो लगातार डाउन ही हो रहा था। जब ये जलवाष्प कंडेंस हुई तो इसके कंडेंस होने से, इसके संघनित होने से क्या बने, बादल। और इन बादलों ने क्या कराई, जब ये बादल बने तो इन बादलों ने कराई वर्षा। तो इस पृथ्वी पर घनघोर वर्षा हुई। और ये वर्षा का जल किन में भर गया, तो माउथ ऑफ वॉल्केनो। वर्षा का जो जल था वो यहां इनमें भर गया, ऐसे क्रेटरों में भर गया। वर्षा का जल जो था कहां भर गया, इन क्रेटरों में भर गया। और जब ये क्रेटर आपका पानी क्या करता है, कटाव करता है, इन क्रेटरों ने कटाव कर करके बड़ा रूप धारण कर लिया। इसी से फिर एक ओशियन बना, जिस ओशियन को क्या कहा गया, पैंथालासा। जिसे क्या कहा गया, पैंथालासा।
बात क्लियर है? इसे क्या कहा गया? पेंथालासा। दोबारा सुनो, मैंने क्या क्या बताया एक बार फिर से बता रहा हूं। मैंने आपको समझाया सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले अर्थ ठंडा हुआ। ध्यान से सुनो, बिल्कुल आंख बंद करके एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आपसे सबसे पहले अर्थ ठंडा हुआ, अपर लेयर किस में कन्वर्ट हुआ? अपर लेयर जो है कन्वर्ट हुआ किस में? हाँ जी, अपर क्रस्ट जब ठंडा हुआ तो ठंडा होने पर किसका फॉर्मेशन हुआ? तो आपका आंसर होगा क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। अंदर से एनर्जी ने बार बार निकलने की कोशिश की तो पहले अर्थ एक्सपेंड हुआ, फिर एनर्जी बाहर निकली तो वॉल्केनिज्म हुआ। उस वॉल्केनिज्म के मैग्मा ने किसका निर्माण किया? सील्ड का फॉर्मेशन किया। सील्ड में क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? सील्ड में क्या पाया जाता है? ठीक है, सील्ड में क्या पाया जाता है? आपका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि जो वाटर वेपर था इसने क्या किया? अर्थ पर रेनफॉल की। तो अगर आपसे क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन पूछता हूं कि जो महासागरों का जल है ये आया कहां से? अंतरिक्ष से आया है या पृथ्वी के अंदर से आया है? कमेंट करके एक बार बताओ जल्दी से, ये आया कहां से है? एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, आज जितना भी अर्थ पर वाटर है वो कहां से आया है? बताओ जल्दी से, कहां से आया वो वाटर? हम्म, हाँ जी, कहां से आया है वो वाटर? कमेंट करो यार, इतना तो सही पढ़ा रहा हूं। समझ में भी आ रहा होगा आपको। कहां से आया पूरा का पूरा वाटर? अर्थ के अंदर से आया है। अच्छा, जितनी भी गैसेस हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, एक और क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस हैं वो मैक्सिमम गैसेस कहां से आई हैं? हाँ जी, मैक्सिमम गैसेस कहां से आई हैं? तो अब एटमॉस्फेयर किस किस का बन चुका है अर्थ पर? तो आपका आंसर होगा एटमॉस्फेयर बन चुका है हाइड्रोजन का। इसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या हुआ, बाद में बताऊंगा, या नहीं बता रहा इसको, ओशियन वाले में बताऊंगा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस चट्टानों पर जाकर गिरा, ठीक है, कार्बोनिल की फॉर्म में, और फिर कैसे जीव उत्पन्न होना शुरू हुए, कैसे न्यूक्लियस बना, क्या हुआ, वो बाद में बताएंगे, या कंफ्यूज हो जाओगे, एटमॉस्फेयर पे ही रहो। CO2 गैस भी आई, ठीक है ना। CO2 गैस के बाद में फिर कौन सी गैस आई? O2 गैस आई, नाइट्रोजन गैस आई। तो एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस हैं वो कहां से आई हुई हैं? वो भी अर्थ के अंदर से आई हुई हैं। पानी कहां से आया हुआ है? वो भी अर्थ के अंदर से आया हुआ है। आगे बात समझ में? तो अर्थ पर जो कुछ भी है, अर्थ का सब कुछ खुद का अपना है, बशर्ते एक चीज को छोड़कर, वो क्या है? मेट्योराइट या उल्का पिंड। आगे बात समझ में? मेट्योराइट या उल्का पिंड। बात क्लियर है यहां तक? तो वॉल्केनिज्म प्रोसेस जो था, इस वॉल्केनिज्म प्रोसेस से क्या हुआ? अर्थ के अंदर से वाटर वेपर और गैस निकली और यही स्टेबल कंडीशन में लगातार बनती चली गई। बात क्लियर है यहां तक? चलो अब आप, अच्छा ईमानदारी से एक बार कमेंट करके बताओ, ये दोनों बातें समझ आई या नहीं आई? ये वाला सिद्धांत समझ आया नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ओके इंद्रजीत, अगर आपने बताया था तो ऐसा हो सकता है, मुझे इधर पढ़ाना भी तो होता है, तो मैं कमेंट ना पढ़ पाया हूं आपका। मुझे ये बताओ यहां तक पूरा समझ आया नहीं आया? आज हमने कौन कौन से वर्ड सीखे, एक बार मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं, फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है? ध्यान से समझना। इतने लोगों के कमेंट आ रहे हैं, समझ आ गया, थैंक यू सो मच भाई। और एक और बात बताऊं, जो लोग कमेंट में यहां विनोद कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लास्ट में बस एक बार सोचना कि आज की क्लास में लाइव रहने का क्या फायदा मिला आपको। आप खुद समझदार हो, बकवास हैं, गालियां, उल्टा सीधा लिखना, वो सब कोई कर लेता है। हालांकि आज ऐसी कोई हरकत नहीं हुई, उसके लिए थैंक यू सो मच, इतना रेस्पेक्ट देने के लिए। फिर भी मैं कह रहा हूं यार, ये हरकत है तो हर कोई कर लेता है,
पढ़कर देखो ना, जिंदगी में मजा आएगा। किताबों के अंदर घुसकर तो देखो। दिमाग चला रहे हो विनोद पे और जेसीबी पे, कैसी बात बनेगी फिर? हाँ जी, एक क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। व्हाट इज माइक्रो क्लाइमेट? व्हाट इज माइक्रो क्लाइमेट? जल्दी से डेफिनेशन का आंसर दो मुझे। मैं कह रहा हूं डेफिनेशन का आंसर नहीं, क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट इज माइक्रो क्लाइमेट? रविंद्र नोट्स मिलेंगे प्रॉपर। माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है? एक डेफिनेशन बता दो। या अर्बन आइलैंड हीट क्या है? माइक्रो क्लाइमेट छोड़ो, अर्बन आइलैंड हीट क्या है? व्हाट इज अर्बन आइलैंड हीट? यूजीसी और जेआरएफ के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा, क्यों परेशान हो रहे हो? आपके एग्जाम में आने वाले हर टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। अब आप खुद सोचो कि जब एटमॉस्फेयर में इतना सब कुछ मैं बता के चल रहा हूं, इससे पिछले में मैंने इंडिया के स्ट्रक्चर को समझाया है। यूट्यूब पर एक बार वीडियो निकाल कर देखो, उसके बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कितना डेप्थ में करवाया जाता है। हाँ जी, माइक्रो क्लाइमेट क्या होगा? बिल्कुल, अर्बन एरिया में जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है उसी को क्या कहा जाता है? उस हीट के कारण जो इफेक्ट जनरेट होता है उसी को कहा जाता है अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट। बात क्लियर है? और माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है? किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, वेजिटेशन और लेक, इन सब के कारण होने वाले चेंज को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अर्बन, उसको कहा जाता है माइक्रो क्लाइमेट। एक और क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट इज सील्ड? जल्दी से बताओ। इन चीजों के आंसर बताओ तो मुझे भी अच्छा लगे, आपको भी खुशी हो कि चलो कुछ सीखा। हाँ भाई, क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट इज सील्ड? सील्ड क्या होता है? व्हाट इज सील्ड? व्हाट इज सील्ड? जल्दी से आंसर बताओ। कॉम्पोजिशन ऑफ क्लाइमेट, सॉरी एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल का संगठन। सील्ड क्या होता है? रिजर्व ऑफ मिनरल्स कह सकते हो, लेकिन अगर आप इसको प्लेट्यू वर्ड यूज करोगे तो ज्यादा ठीक लगेगा। सील्ड इज अ लेयर ऑफ मिनरल्स, ठीक है, सही लिखा है इन्होंने। और रिजर्व ऑफ मिनरल्स भी कह सकते हो, या फिर आप इसको ये बोलोगे सील्ड इज अ प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल्स। ठीक है, प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल्स। सील्ड क्या है? तो आपका आंसर होगा खनिजों का, क्या है ये? खनिजों का पठारनुमा संरचना है। कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिशन का मतलब होता है किस किसने मिलकर वायुमंडल को बनाया। तो वायुमंडल में क्या क्या है? तो आपका आंसर होगा गैसेस हैं, गैस हैं, और क्या है? वाटर वेपर है, जलवाष्प है, और क्या है? एरोसोल्स हैं, या डस्ट पार्टिकल्स कह लो। और क्या है इसमें? एरोसोल और धूल कण है। तीन चीजों से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ओके, चलो। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन।
ठीक है। मैं सोच रहा था पहले वाटर वेपर पढ़ा दूं, ये सब तो आपने नॉर्मली पढ़ रखा होता है। चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करने दो। नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%। ठीक है। पहली बात, नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो ये एक इनर्ट गैस है, मतलब कि ये एक अक्रिय गैस है। आगे अगर हम बात करेंगे कि क्या नाइट्रोजन का ह्यूमन, मतलब ये नाइट्रोजन किस किस में बेनिफिशियल है या इसका यूज क्या है, तो ये हमें क्या फील कराती है? फील एयर प्रेशर। इससे हमें वायु दाब का अनुभव होता है। हवा चल रही है, वायु दाब का अनुभव होता है इससे हमें। और क्या होता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में लेता है, और नाइट्रेट क्या होता है? वो प्लांट के लिए फर्टिलाइजर का काम करता है। ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे नाइट्रेट फॉर्म। नाइट्रेट फॉर्म इज न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट ये नाइट्रेट के रूप में जब होती है तो क्या होती है? नाइट्रेट के रूप में क्या करती है? तो आपका आंसर होगा नाइट्रेट के रूप में ये क्या होती है? ये पौधों का पोषक पदार्थ होती है। ठीक है। और आगे अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में, तो और क्या खास है नाइट्रोजन के बारे में? आपसे अगर पूछा जाएगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच यूज्ड फूड ऑक्सीडाइज एंड प्रोड्यूस एनर्जी, या इनटेक फूड ऑक्सीडाइज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। आप जो भी खाना खाओगे उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, यही रेस्पिरेशन है। एंड रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर द एनर्जी ऑफ बॉडी। रेस्पिरेशन या श्वसन क्रिया हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए आवश्यक है। तो श्वसन क्रिया की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना एक पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं। इस श्वसन क्रिया में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर से हम इनटेक करते हैं 20.9% ऑक्सीजन को, लेकिन एक्सक्रीट कितना करते हैं या इमिट कितना करते हैं? तो आपका आंसर होगा हम इमिट करते हैं क्या? तो आपका आंसर होगा हम इमिट करते हैं क्या? इमिट करते हैं हम क्या? तो आपका आंसर होगा कितनी? 16%। लगभग 5 से 6% कंज्यूम कर गए हम। नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन हम जितना एयर से हम जितना नाइट्रोजन हम अपने लंग्स में पहुंचाते हैं उतना वापस कर देते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन नॉट पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन। श्वसन क्रिया में इसका कोई पार्टिसिपेट होता, ये पार्टिसिपेट करती है? नो पार्टिसिपेट। ठीक है ना, एक कोई भाग नहीं लेती श्वसन क्रिया में। और नाइट्रोजन का क्या यूज है? तो ध्यान से सुनना। और नाइट्रोजन का यूज किया जाता है किसके, मतलब किस में यूज किया जाता है नाइट्रोजन का? तो आपका आंसर होगा कंट्रोल फायर। नाइट्रोजन एक फिलर गैस टाइप में होती है। ठीक है ना, पूरक गैस की तरह बोला जाता है इसको। कंट्रोल फायर का मतलब क्या होगा? जैसे आग लगी हुई है, मानकर चलो ये इतनी जगह पे आग लगी हुई है। अब इस पे जब नाइट्रोजन गैस अगर यहां पे छोड़ी जाती है तो नाइट्रोजन गैस छोड़ने से क्या होगा? ये आग बढ़ेगी नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी? इसको बुझा देगी। ठीक है, तो आग पर नियंत्रण, ये किसका यूज हो जाएगा? नाइट्रोजन। इसके बाद फिर अगला पॉइंट होगा ऑक्सीजन। O2 की अगर हम बात करेंगे तो ये कितने परसेंट होती है? 20.9% होती है। इसको क्या कहा जाता है? गैस ऑफ लाइफ। इसको कहा जाता है जीवन रक्षक गैस। जीवन रक्षक गैस या जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये पार्टिसिपेट करती है किसमें? रेस्पिरेशन में। पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन। कैसे रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है ये भी बताते हैं। क्यों आवश्यक है? ये मत कहना सांस लेने के लिए या जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, अनपढ़ों को भी पता होती है बात। तो ये श्वसन क्रिया में भाग लेती है। ये क्या करती है? श्वसन क्रिया में भाग लेती है। और इसमें होता क्या है? तो आपका आंसर होगा जैसे C6H12O6,
प्लस 6O2। अब ये क्या करेगी 6H2O प्लस 6CO2, और ये क्या बनाएगी फिर एनर्जी। और यही एनर्जी का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। और ये एनर्जी किसके लिए जरूरी है, हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन जो है ये क्या करती है, तो आपका आंसर होगा पार्टिसिपेट करती है रेस्पिरेशन में, यानी कि श्वसन क्रिया के लिए ये आवश्यक है। और किसके लिए आवश्यक है, नेसेसरी फॉर कंबंसेशन, यानी कि दहन क्रिया के लिए भी आवश्यक है, दहन के लिए आवश्यक है। और किसके लिए आवश्यक है, ध्यान से समझना, एक पॉइंट और समझना। अंदर से जो वाटर मतलब वाटर वेपर निकला था ना, उससे जब वाटर आया तो कुछ लोगों का कहना यह होता है कि वो हाइड्रोजन और वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, ऑक्सीजन बन गया। शुरुआत में O18 था, शुरुआत में एटमॉस्फेयर में O18 था। कैम्बियन एरा में जाकर, कैम्बियन युग में जाकर फॉर्मेशन हुआ है किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है ना, ऑक्सीजन को आप नवीनतम गैस भी कह सकते हो वायुमंडल की। ओके, ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल की नवीनतम गैस है। ठीक, अब एक पॉइंट और समझना, ऑक्सीजन और जब इस पर पड़ती है क्या, यूवी रेस, ठीक है ना, या सीधा सीधा लिख लो सनलाइट, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, नेस्केंट ऑक्सीजन में। और यही नेस्केंट ऑक्सीजन जब अगले ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये फॉर्मेशन किसका कर देता है, O3 का। तो आप यूं कह सकते हो कि ऑक्सीजन ही टूटकर क्या बना रहा है, ये ओजोन बना रहा है। आगे बात समझ में, इसको पढ़ाएंगे किस में, आपका आंसर होगा, इसको पढ़ाएंगे चैंपमैन साइकिल में, और ये पढ़ोगे आप स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का यूज हो गया 20.9% है, और हाँ 21% याद मत करना, मैंने खुद प्रैक्टिस सेट में देखा हुआ है, दोनों ऑप्शन में थे। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है, 21%, 20.9 यानी 20.9%। सही आंसर ये वाला माना गया है। ओके, चलो साइंस स्पेशल 5 में क्वेश्चन नहीं लगवाई, दिमाग खराब मत कर, बता रहा हूं मैं हर सैटरडे को क्वेश्चन लगवा रहा हूं, उसमें इस वाले को नहीं लगवाए थे। ठीक है, ये बाहरी दुनिया में जाने के बाद बुराई कर रहे हो ना, भगवान कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें। लगवा तो रहा हूं यार, इस वाले सैटरडे को भी लगवाऊंगा, कितने क्वेश्चन लगवाऊं। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद ओजोन को उसी के साथ पढ़ा दूंगा मैं। और कौन कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में पढ़ते हैं, बढ़िया। CO2 की अगर हम बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में कितनी है, 0.03%। किसके लिए नेसेसरी होती है सर, आपका आंसर होगा नेसेसरी फॉर प्लांट, यानी कि पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। किस में पार्टिसिपेट करती है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये पार्टिसिपेट करती है प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है। इसको आप एक नाम और दे सकते हो, कार्बन ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसको वायुमंडल का कार्बन कहा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या वायुमंडल में कार्बन होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल होता है। किसकी फॉर्म में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होता है किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ CO2। बात क्लियर है, किसकी फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ CO2। अब जितनी हमारी एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं, उन सभी गैसों में ये कैसी गैस है, हैवीएस्ट गैस है। एटमॉस्फेयर की गैसों में ये सबसे भारी गैस है। ठीक है ना, ये क्या है, सबसे भारी गैस है। हैवी गैस होने के कारण ये क्या करती है, ये ग्लोबल वार्मिंग कराती है। ये क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है। कैसे करती है, इस चीज को समझते हैं। या फिर एक और क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं, इसी से रिलेट करते हैं कि सूर्य के नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। गर्म ग्रह कौन सा होता है, शुक्र। वो क्यों गर्म नहीं है, उसके साथ भेदभाव क्यों हुआ, आगे बात समझ में, क्योंकि उसकी अपनी कैपेसिटी, उसकी अपनी ग्रेविटी कम थी, वायुमंडल को रोक नहीं पाया। आगे बात समझ में, वायुमंडल को रोक नहीं पाया। एक और चीज, एक नया पॉइंट और बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया डीगैसिंग प्रोसेस में कि
क्रेटरों का फॉर्मेशन हुआ, वॉल्केनिज्म हुआ, और वॉल्केनिज्म होने से क्या हुआ, वॉल्केनिज्म होने से गैसेस बाहर निकली, एटमॉस्फेयर बनके तैयार हो गया, मजा आ गया, हम लोगों ने रहना शुरू कर दिया। पहले तो पूर्वजों ने रहना शुरू किया, फिर हम लोगों ने रहना शुरू कर दिया। तो क्या ये और कहीं नहीं हुआ? क्रेटर तो चंद्रमा पे भी है भाई। टेलीस्कोप से, अगर आप एक अच्छे टेलीस्कोप से अगर यहां से देखोगे तो क्रेटर आपको दिखाई देंगे। तो जब चंद्रमा पर क्रेटर हैं तो इसका मतलब उन वहां पर भी वॉल्केनिज्म हुआ होगा, इसका मतलब वहां भी गैसेस निकली होंगी, तो फिर वहां एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी और मून के ग्रेविटी में कितना डिफरेंस है? 1/6 का डिफरेंस है। तो मून की ग्रेविटी कम होने के कारण मून क्या नहीं कर पाया? अपने एटमॉस्फेयर को वो बाउंड नहीं कर पाया, अपने एटमॉस्फेयर को वो कैप्चर नहीं कर पाया। आगे बात समझ में? वो अपने एटमॉस्फेयर को कैप्चर नहीं कर पाया। यही कंडीशन किस पर अप्लाई होती है? मरकरी पर होती है। मरकरी का ग्रेविटी कम होने के कारण वो भी अपने एटमॉस्फेयर को कैप्चर नहीं कर पाया। इस चीज को समझते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। मानकर चलो ये आपका घर है, बहुत ध्यान से समझना। ये प्यारा सा एक आशियाना है आपका, 3 फ्लोर का बना देता हूं, ठीक है? चलो, अब होगा क्या यहां पे, ध्यान से सुनना। दिन का समय है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो यहां छत पे लगातार क्या हो रहा है? आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आपके इस अपार्टमेंट पे लगातार धूप पड़ती होगी तो दिन में क्या हो जाता होगा? बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता होगा, और आप फोन लेकर छत पे भी नहीं जा पाते होगे। लेकिन जब आप रात में जाते होगे 12-1 बजे, तो बड़ा नॉर्मल सा रहता होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाता होगा। ये है क्या? ध्यान से समझना। दिन के समय पर क्या हुआ? जो आपका घर था इसने क्या किया? सन रेज को एब्जॉर्ब किया, दैट इज सोलर रेडिएशन, ठीक है ना? दैट इज सोलर रेडिएशन। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, पूरा समझ आएगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है। दिन के समय क्या हुआ? तो आपका आंसर होगा दिन के समय सौर विकिरण के कारण टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ा। लगातार सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिर रही थी। अब रात के समय में क्या होगा? तो ध्यान से समझना। रात के समय में अब यहां पे एनर्जी क्या की जा रही है? यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, ऊर्जा का अवशोषण किया जा रहा है। बात क्लियर है? ऊर्जा का क्या किया जा रहा है? यहां पे अवशोषण किया जा रहा है। ध्यान से सुनते चलो, ओके? ऊर्जा का क्या है? यहां पे अवशोषण किया जा रहा है, इससे टेम्परेचर बढ़ गया। मैं बस 5 मिनट। अब नाइट के टाइम पर क्या होगा? यहां पर नाइट के टाइम पर मैंने क्या बताया? छत ठंडी हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां से क्या हुआ होगा? एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो आपका घर, हमारा घर जो एनर्जी रिलीज करेगा, इस रेडिएशन को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसको क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पार्थिव विकिरण कहा जाता है। और पार्थिव विकिरण में क्या होगा? एनर्जी आएगी या जाएगी? एनर्जी जाएगी। एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी का इमिशन होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर होगा कैसा? कम। तो बस 2 रेडिएशन ध्यान में रखने, जहां सोलर रेडिएशन टेम्परेचर बढ़ाता है, वहीं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन टेम्परेचर कम करता है। दोनों पॉइंट समझ आए? अब देखो ध्यान से। इसका मतलब दिन के टाइम पे तो काफी ज्यादा टेम्परेचर, रात के टाइम पे टेम्परेचर कम। इन केस ऐसा हो, ध्यान से समझना, इन केस ऐसा हो, ये पूरा का पूरा एरिया ऐसे कवर हो, ठीक, पूरा का पूरा एरिया ऐसे क्या हो जाए? कवर कर दिया जाए। अब होगा क्या? यहां से सनलाइट जो है, ये कैसी वेव होते हैं? अगर सनलाइट की अगर हम बात करेंगे तो ये कैसी वेव होती है? ये होती है शॉर्ट वेव होती है ये, ठीक है ना? और ये लॉन्ग वेव होती है, मतलब इनमें डिस्प्लेसमेंट कम होता है, सीधे सीधे निकलती है, पेनिट्रेट कर देंगी। तो इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा तो सही, लेकिन टेम्परेचर कम नहीं। मतलब मेरा कहने का यह है, जब ये हार्ड कवर लगा दिया इसके ऊपर, तो सोलर रेडिएशन तो ज्यादा होगा, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां का फिर टेम्परेचर कैसा होगा? लगातार
बढ़ना शुरू कर देगा। और जब इस पूरे के पूरे घर का टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा लगातार बढ़ेगा लगातार बढ़ेगा, तो इस घर में रहने वाले जो भी लोग होंगे उनको क्या होगा, इस घर में रहने वाले जो भी लोग होंगे उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे की पूरी बिल्डिंग का टेम्परेचर बढ़ चुका है। बिल्डिंग की जगह अर्थ को रिप्लेस कर लो, ठीक है। सर होगा क्या, जब अर्थ के चारों ओर एक हार्ड कवर बन जाएगा, ठीक है ना, एक अर्थ के चारों ओर हार्ड कवर बन जाएगा, ठीक है ना, दैट इज ग्रीन हाउस गैस। क्या बन जाएगा? एक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर बन जाएगी। तो ये लेयर क्या करती है? ये लेयर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को तो नहीं रोक पाती, लेकिन सोलर रेडिएशन को तो नहीं रोक पाती, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रोकती है, जिससे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जब पूरे के पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो इसी को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, वैश्विक तापमान में होने वाली वृद्धि कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैस आती है? तो आपका आंसर होगा वाटर वेपर। सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा है? CO2। और कौन सी आती है? मीथेन। और कौन सी आती है? CFC। तो इन गैसों ने क्या किया, बस एक लाइन ध्यान में रखनी है, इन गैसों ने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को नहीं होने दिया, जो कि होना था, जिससे टेम्परेचर कम होना था। अगर ये गैसेस नहीं होती तो क्या होता? गैसेस एक भी नहीं है, कोई गैस है ही नहीं, तो दिन के समय सोलर रेडिएशन भरपूर आ रहा है, रात को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पूरा जा रहा है। तो मतलब दिन बहुत ज्यादा गर्म, रातें बर्फीली। यही किसके साथ होता है? मरकरी के साथ होता है। और मानकर चलो कोई ऐसा प्लेनेट है जिस पर CO2 बहुत ज्यादा है, 85% CO2 किस पर है? तो आपका आंसर होगा वीनस पे। तो सिंपल सी बात है, फिर वीनस पे ग्लोबल वार्मिंग कम हो रही है ज्यादा, तो आपका आंसर क्या होगा? वीनस पर ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो काफी ज्यादा हो रही है। ये कारण है कि शुक्र ग्रह जो है वो कैसा है? सबसे गर्म ग्रह है। बात क्लियर है? शुक्र ग्रह कैसा ग्रह है? सबसे गर्म ग्रह है। तो अगर मैं अब आपसे बात करता हूं व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो आपका आंसर क्या होगा? इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ होल अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। पूरे के पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? एंड द आंसर इज terrestrial radiation, because when the terrestrial radiation is weak, then global warming will be increase. जब जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वीक होगा तब तब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। एक बात को ध्यान से समझना, एक बात को बस याद रखना है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अगर वीक हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा हुआ तो टेम्परेचर डाउन, मतलब कि जब टेम्परेचर डाउन होगा तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा टेम्परेचर डाउन होगा, ग्लोबल वार्मिंग घटना शुरू हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? चलो सर, तो CO2 के बारे में मैंने बताया कि CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए कैसे जिम्मेदार होती है। अब हम एक लाइन में लिख देंगे, ये क्या करती है? रेडिएशन को ट्रैक करती है, या ये डिक्रीज करती है किसको? तो आपका आंसर होगा डिक्रीज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये पार्थिव विकिरण को कम करती है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। जल्दी बताओ दोनों रेडिएशन समझ आए या नहीं आए? ठीक है, हाँ जी, क्लियर है यहां तक? थोड़ा एनर्जेटिक बेसिक पढ़ाएं प्लीज, सुबह सुबह नींद आने लगती है। देखो मैं एक बात बता दूं, जो पढ़ने वाला होता है ना उसको जगाने की जरूरत नहीं होती। मजबूरियां और जिम्मेदारियां आदमी की रातों की नींदें उड़ा देती हैं। इस बात को याद रखना, जो हालातों से गुजरा हुआ है ना उसको पूरी रात नींद आने के चांसेस नहीं होते हैं। लोग पूरी पूरी रात नहीं सोते हैं। और जो लोग सुबह 9:30 बजे जगने के बाद भी अगर जिनकी आंखें नहीं खुल पा रही है ना, तो जिंदगी में अंधकार ही अंधकार है। इस बात को बिठा लेना दिमाग में। हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो, टीचर टॉपिक ही पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं होगा। यहां नटराज का नृत्य करके पढ़ाएगा, फिर आपका जब डमरू बजेगा तो फिर उसकी ध्वनि आपके कानों में पड़ेगी, और उसकी ध्वनि आपके कानों में पड़ने के बाद फिर आपकी नींद खुलेगी, तब आप अपना पेन उठाओगे और फिर आप पढ़ने के लिए चलोगे। ओके,
तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे हालात में रह रहे हो, क्या क्या आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। ओके, हाँ जी। आज की क्लास में मैंने यहां तक बता दिया आपको, और आज की क्लास में क्या क्या बताया, मेन पॉइंट में एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया क्या, तो आपका आंसर होगा, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया व्हाट इज वेदर, व्हाट इज सीजन, व्हाट इज क्लाइमेट, व्हाट इज माइक्रो क्लाइमेट एंड डीगैसिंग प्रोसेस। कैसे एटमॉस्फेयर बना, और एटमॉस्फेयर बनने के बाद फिर क्या हुआ, आपका आंसर होगा एटमॉस्फेयर बनने के बाद फिर कैसे ओशियन का फॉर्मेशन हुआ, और O2 जो है वो कैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग करती है, ठीक, सॉरी O2 नहीं यार, CO2 कैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, इसको ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। और फिर मैंने समझाया आपको कि जो शुक्र ग्रह है वो क्या है, शुक्र ग्रह की अगर हम बात करेंगे तो जो शुक्र ग्रह है वो गर्म है, जबकि बुध नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका अपने पास एटमॉस्फेयर नहीं है, रोक नहीं पाया वो अपने एटमॉस्फेयर को। ओके, क्यों, क्योंकि उसकी अपनी कैपेसिटी, अपनी ग्रेविटी कम थी।